हाय, वेलकम 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 टू द मिशन 100 सीरीज में आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स पता है कि आपके यहाँ पर जो री एग्जाम यानी कि आपके जो दोबारा बोर्ड एग्जाम करवाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और तैयारी में आप भी लग चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग के पास समय ज्यादा नहीं है। ये जो टाइमिंग है ना वो किसकी, हम लोग के रिवीजन की टाइमिंग की है। यानी कि अब आपको वो चीज चाहिए स्टूडेंट्स जिसमें आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीज मिल जाए, जिसमें आपको कम समय में पूरा चैप्टर, पूरा कंटेंट, पूरे सारे जो है चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये वो टाइमिंग स्टूडेंट्स और विद्या हट आपके लिए लाया है, वही बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं स्टूडेंट्स। यानी कि बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों को मिल जाना, है ना। तो वो कहां मिलता है आपको? विद्या हट पर मिलता है, क्योंकि विद्या हट स्टूडेंट्स एक ऐसी सीरीज चला रहा है जिसमें आपको जो भी आपके एग्जाम, जिस बच्चों के नंबर कम रह गए हैं ना, यानी जिनके मैथ्स में नंबर कम रह गए, जिनके साइंस में नंबर कम रह गए, उन्होंने दोबारा से री एग्जाम यानी कि री एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। तो उनको देखकर ही बिल्कुल उन्हीं के लिए हम लोग ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स लेक्चर, ऐसे ऐसे टॉपिक करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको बहुत अच्छा स्कोर भी गेन करवाएंगे। अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने जो है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी जो जो है ना, जो आप री एग्जाम जो है री एग्जाम देने जा रहे हैं ना, वो सब स्टूडेंट्स देख लो। क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपको जो जो एग्जाम में क्वेश्चन रख के मिलेंगे ना, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अब ये मत बोल देना क्या ये लोग पेपर आउट करवा देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, पेपर आउट नहीं करवाते हैं। यानी कि ये अपना एक्सपीरियंस होता है कि हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से वो आपसे कैसा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके। और अगर अभी तक आपने हमारा जो रियल नंबर से या पॉलिनोमियल से नहीं देखा स्टूडेंट्स, अगर आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों को देखना है तो आप लोग जल्दी से हमारे उन वीडियोस को भी देख लो, जिससे कि आपका रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स जो है वो भी क्लियर हो जाए। ओके। चलो स्टूडेंट्स, तो आज के अपने इस नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और आज का अपना नया चैप्टर पता चल ही गया आप लोग को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से। इसका कंटेंट, इसकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे भाव से, सद्भाव से आपको इसको समझना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, साथ ही साथ हम लोग जो क्वेश्चन कवर करेंगे, अगर उसमें कोई कंसेप्ट लगता है स्टूडेंट तो हम लोग उस कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, तो अब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज है ना, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जो एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है सर उसमें कोई कंसेप्ट, उसमें बेटा कंसेप्ट भी लगता है। अगर हमारे एमसीक्यूज में, हमारे क्वेश्चन में, हमारे केस बेस्ड में, हमारे असर्शन रीजन में कोई भी कंसेप्ट आपका लग रहा है तो वो कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर बीच बीच में क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट, क्वेश्चन, सारी चीजें क्लियर होती ही चली जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। यानी बेटा हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -2 है। अगर स्टूडेंट्स मैंने यहां पर एक ग्राफ बना दिया, दिस वन x एंड दिस x डैश y, ओके, y एंड y डैश, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब कह रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू -2 है। अब स्टूडेंट्स जब x की वैल्यू -2 है तो ये बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये तो -1 होगा, ये -2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा। ये तो ग्राफ होगा। बेटा x की वैल्यू जो है वो क्या है, -2 है। क्या हमारे पास -2 है। जब बेटा x की वैल्यू हमारी -2 है तो वो क्या पूछ रहा है कि हमारे पास जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी। यानी आप पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं बेटा। अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 है तो जो लाइन है बेटा वो किसके पैरेलल निकल रही है आपकी, वो लाइन आपकी जो है ना वो आपकी y के पैरेलल आ रही है। तो x एक्सिस नहीं, बिल्कुल नहीं। y एक्सिस, ये स्टूडेंट्स तो हमारी जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, तो जो लाइन है ना वो हमारी y के पैरेलल होगी। अगर स्टूडेंट्स y की वैल्यू देगा तो x के पैरेलल हो जाएगी, और अगर वो आपको x के वैल्यू देगा तो वो लाइन हमारी y के पैरेलल हो जाएगी।
ध्यान रखना इस चीज को, अगर वो एक नंबर में क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, बहुत बारी क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है, पूछ चुका है। जब x की वैल्यू गिवन होगी तो वो y के पैरेलल होगी, जब y की वैल्यू गिवन होगी तो वो हमारी x के पैरेलल निकलेगी। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ k, क्या पूछ रहे हैं यहां पर बेटा आपसे, वैल्यू ऑफ k की बात कर रहा है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस k प्लस 1 y इज इक्वल टू 5 एंड k प्लस 1 x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1 हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, जब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अब बेटा कब हमारे पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, तो देखिए अगर स्टूडेंट्स हमारे पास a1 अपॉन a2, यानी कि ये हमारे पास क्या है बेटो, तो बच्चों ये हमारे पास जो चीज है ना, ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, क्या कोएफिशिएंट, जो भी हमारे पास x y के जो कोएफिशिएंट होंगे तो ये उन्हीं के क्या होते हैं, उन्हीं के कोएफिशिएंट होते हैं। x y वेरिएबल हो गया, x y के जो भी कोएफिशिएंट होंगे ये उन्हीं का रेशियो होता है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बेटा ये जो हमारा रेशियो होता है, जो तीनों हमारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बच्चों ये हमारा कहलाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या कहलाता है आपका, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ये आपका कहलाता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपका यहां पर निकलेगा। अब बेटा वो आपसे क्या कह रहा है, यहां पर देखिएगा B1 सॉरी, अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर राइट करेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब बेटा A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, बट B1 अपॉन B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है पैरेलल लाइन को। किसको शो करता है, हमारे पैरेलल लाइन को शो करेगा, ठीक है ना, पैरेलल लाइन को शो करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, व्हेन A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब बेटा A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होता है किसके बेटा, C1 अपॉन सॉरी B1 अपॉन B2 करिए यहां पर, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ओके, B1 अपॉन B2। जब बेटा A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा, नाम मतलब क्या होगा, क्या कोइंसिडेंट होगा, क्या इंटरसेक्टिंग होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा इंटरसेक्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हैं बच्चों, अगर आपने ये तीन चीजें नहीं पढ़ी तो आप इस क्वेश्चन को करने के एबल नहीं होंगे। क्या हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के और B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, A1 अपॉन A2 इक्वल होगा बच्चों B1 अपॉन B2 के और B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बच्चों ये पैरेलल लाइन का तो है, लेकिन इसमें कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो स्टूडेंट्स इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन। क्यों सर नो सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी जो लाइंस होंगी ना वो दोनों बेटा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब बेटा लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और जब लाइन आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो यहां पर उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर। तो यहां पर जो लाइन हमारी वो क्या होगी बेटा, वो हमारी यहां पर पैरेलल हो रही है, और जब लाइन पैरेलल हो जाएगी तो इसका एक भी सॉल्यूशन आपका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग के जो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों वो कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, तो स्टूडेंट इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। यूनिक बोले तो वन सॉल्यूशन, इसका यूनिक या फिर वन सॉल्यूशन बच्चों, वन सॉल्यूशन। तो जो लाइन होगी बेटा वो कैसी होगी, हमारी लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग बोले तो वो दोनों, यानी हमारे पास जो दो लाइन होंगी बेटा वो दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या होगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हम लोग का वो क्या बनता है बेटा, तो वो हम लोग का इंटरसेक्टिंग यानी कि यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करता है, क्योंकि इनके ओनली सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, तो ये हमारा पैरेलल रहता है। और फ्रेंड्स जब यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहां पर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2
की बात करते हैं जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोइंसिडेंट बोलते हैं। अब बच्चों कोइंसिडेंट की जगह हमारे पास देखिएगा, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी हमारी लाइन होती है बेटा, क्या एक के ऊपर बेटा जब दूसरी लाइन होती है तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्यों इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे? क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है आपकी। क्या बोला? लाइन के ऊपर लाइन है, और जब हमारी लाइन के ऊपर लाइन होती है बेटा तो वो जगह जगह एक दूसरे को टच कर रहे थे ना। जब जगह जगह टच करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर इसके मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। समझ आ गया ना? तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किसके होंगे? हमारे कोइंसिडेंट के होंगे। a1 upon a2 equals to b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन है। और a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2 इंटरसेक्टिंग, जिसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। क्लियर? होप कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। विदाउट कंसेप्ट आप एक भी एमसीक्यूज को, एक भी असर्शन रीजन को आप नहीं बच्चों हिला सकते हो। देखिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस k प्लस 1y इज इक्वल टू 5। बेटा पहली इक्वेशन क्या हमारे पास? तो x प्लस k प्लस 1 y इज इक्वल टू 5। और बेटा सेकंड क्या हमारे पास? तो k प्लस 1 x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस का 1। बच्चों ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम अगर यहां से a1 अपॉन a2, जब ये कोइंसिडेंट है तो इक्वल होगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बेटा a1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? यहाँ पर 1 है, तो यहाँ a1 की जगह 1 लिख दिया हमने। और a2 कितना बचा हमारे पास? तो a2 हमारे पास ही k प्लस 1 है, तो हमने यहाँ पर k प्लस 1 राइट कर दिया इज इक्वल टू b1। बेटा b1 क्या हमारे पास? तो b1 हमारे पास k प्लस 1 है, मैंने k प्लस 1 को नोट डाउन कर दिया। एंड बच्चों y यानी कि b2 कितना हमारे पास? तो 9 है, हमने 9 कर दिया इज इक्वल टू c1 बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? तो c1 हमारे पास 5 अपॉन 8k माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको हमें यहां पर सॉल्व करना है। तो 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, इसको इसके इक्वल करो या फिर इसको इसके इक्वल करो, और फिर लेकिन जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो बहुत लेंथी जा सकता है, क्योंकि यहां पर हम लोग को फिर क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करवाने पर बच्चों क्या होगा? यहां पर स्क्वायर बन जाएगा। तो इस वाले को इसके इक्वल करके देख लो, 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहां पर इनका क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे। 8k माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे 1 में, तो हमारे पास बच्चों 8k माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई k में करवाया, 5 की जगह हमारे पास है ना 5k एंड 5 वन जा 5 हो गया हमारे पास। बच्चों के वाले वन साइड कर दो, विदाउट के वाले वन साइड कर दो, तो ये 8k यहां पर रहेगा हमारे पास, ये 5k प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5k इज इक्वल टू 5। ये 1 वहां पहुंच जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 1 है, जब ये वहां जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा आपके पास। 8k में से बच्चों 5k को माइनस करेंगे, रिमेनिंग है ओनली 3k इज इक्वल टू 6। 3 से 6 बच्चों 2 टाइम्स में आएगा, तो k की वैल्यू कितनी है बच्चों? हमारे पास 2 आ जाएगी। देखो ऑप्शन में कहीं आपको 2 दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन ए बेटा हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास 2 है, तो इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे विद कंसेप्ट के साथ। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पहले स्टूडेंट कंसेप्ट को सीखते चलेंगे, ताकि कंसेप्ट भी अगर हमारे पास कोई भी असर्शन रीजन आता है तो वो हमसे बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। देखो असर्शन रीजन की बात कर रहे थे और बेचारा लहटा लहटा हमारा असर्शन रीजन चला आया। क्या कह रहा है? देखिए, a pair of linear equations in two variables can have unique, finite और no solution। यस, सही बात है बिल्कुल। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स 2 वेरिएबल्स वाली, उसके यूनिक सॉल्यूशन भी होते हैं, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी होते हैं, और स्टूडेंट्स उसमें नो सॉल्यूशन भी निकलता है। मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस किया था,
नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस और आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मैंने सारी तीनों चीजों को इक्वल मतलब सॉल्व किया था, मैंने चेक किया था। अब कह रहा है द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड, यानी स्टूडेंट्स जो नेचर है ना किसका बच्चों, सॉल्यूशंस का, वो डिपेंड्स करता है ऑन द कोएफिशिएंट्स। बिल्कुल 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 स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या है, जो सपोज दैट मान लो हमारे पास ये a1 अपॉन एक्स प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन a2x प्लस b2y प्लस c2 है ना, c2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये बताओ पहले यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होगा सर यहां पर x का कोएफिशिएंट a1 है, यहां y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, तो y का कोएफिशिएंट यहां पर b1 है। बच्चों c इज अ कांस्टेंट टर्म, c इज अ कांस्टेंट टर्म। बेटा यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 होगा, y का कोएफिशिएंट 2 होगा, b2 होगा। और स्टूडेंट c2 इज अ कांस्टेंट टर्म, c2 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग जो बच्चों रेशियो निकालते हैं वो हम लोग कांस्टेंट से निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम लोग इसी से ही तो सॉल्यूशन को निकालते हैं। आपका आंसर होगा यस सर, हम लोग इसी से ही सॉल्यूशन को निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास इसी सॉल्यूशन निकल ले तो इसी पर डिपेंड करते हैं हमारे, कि हमारे यूनिक निकलेंगे, कि हमारे मैनी निकलेंगे, कि हमारे नो सॉल्यूशन निकलेंगे। तो असर्शन भी सही है बेटा, रीजन भी हमारे पास बिल्कुल सही कह रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा है कि जो रीजन है वो आपके असर्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर जो ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल कर रहा है, बोथ असर्शन रीजन ट्रू है ना। अब यहां पर नेक्स्ट बी वाला ही पार्ट पढ़ लेना, क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यस दोनों ट्रू हैं बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर वो नॉट की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें ऐसा दिख रहा है कि जो रीजन है वो असर्शन को मतलब क्या, रीजन को वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। अब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बिल्कुल हटा दो, हमारे पास दोनों सही है, हमारे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये भी गलत है स्टूडेंट। तो यहां पर सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड जो हमारा रीजन है ना, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, होप समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ये क्यों है, क्योंकि ये रीजन जो है ना वो असर्शन को आपका एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बेटा 2 डिजिट का नंबर है और जिसका सम जो है वो हमारे पास क्या 9 है। अब अगर हम यहां पर देखो ऑप्शन की, बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका वो सॉल्व करने के लिए यानी कि 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी देगा और एमसीक्यूज में वो आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है। बस आपको क्या करना है बेटा, अगर एमसीक्यूज में आए तो एमसीक्यूज में आप इतना लंबा पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत करना, डायरेक्टली ऑप्शन उठाना और ऑप्शन से इसको चेक कर लेना, क्योंकि इसका आंसर स्टूडेंट्स हम लोग ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। तो क्यों ना टाइम को सेव करो, पेपर में आप टाइम को वेस्ट मत करना, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, पेपर क्वेश्चन छोड़ आते हैं बेटा। तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन से भी क्वेश्चन को यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, हमारे पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 नंबर है हमारे पास, सॉरी हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है और अगर हम उन 2 डिजिट को ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 होता है। अगर हम देखो पहले हम इतनी चीजों को क्लियर करते हैं, 2 + 7, बच्चों अगर 2 + 7 करेंगे तो 9 आ रहा है, बिल्कुल सर ये ऑप्शन भी फॉलो कर रहा है हमारे पास। 7 + 2 करो, 7 + 2 भी 9 हो रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। 4 + 5 करो, ये भी 9 हो गया, एंड 3 + 6 करा तो ये भी हमारे पास 9 आ गया। यानी अभी तक हमारे फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी उसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है सर, चारों ऑप्शन इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
इफ 27 इज एडेड टू इट। अब अगर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर में 27 को ऐड कर देंगे तो इनका क्या होगा बच्चों, नंबर का रिवर्स होगा। और नंबर का रिवर्स करने पर हमारे पास यानी नंबर का सिर्फ रिवर्स होना चाहिए, नंबर वही होना चाहिए, फिर दोनों को ऐड करने पर 9 ही आना चाहिए। समझ में आ गया ना। अब बेटा अगर हम लोग देखना, जैसे कि हमारे पास ये 27 है बेटा, 27 में मैंने कितना जोड़ दिया बच्चों, 27 में 27 को ऐड कर दूं बेटा। 27 में जब 27 को मैंने ऐड किया तो हमारे पास यहां पर 54 हो गया। 549 होता है ना। यस सर, ये भी तो फॉलो कर रहा है बेटा। 27 में अगर हम 27 ऐड कर रहे हैं, इफ 27 इज एडेड टू इट, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड। तो नंबर हमारे पास क्या होता है बच्चों, रिवर्स्ड होता है। यहां पर नंबर रिवर्स तो नहीं हो रहा ना, नंबर रिवर्स्ड नहीं हो रहा है। यहां पर 27 का 72 नहीं बन रहा है, 27 का यहां पर 72 बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास कैंसिल्ड हो गया। समझ आया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ। 72 है बेटा, फिर 72 में सर 27 को ऐड कर देंगे तो 729 हो जाएगा, 279 हो जाएगा। सर 72 का रिवर्स अगर होना चाहिए बच्चों 27 होना चाहिए, लेकिन 27 ना होके वो 99 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है बच्चों, हमारे पास 45 है। 45 में 27 ऐड कर दो, तो 27 जब ऐड करोगे तो 7 5 12 कैरी 1 1 4 5 2 7 72 आ रहा है बेटा। 45 का 54, 45 का रिवर्स क्या होगा, 54 होगा। क्या हमारे पास 54 आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, 72 आ रहा, तो इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट बचा है, लास्ट को भी चेक कर लो कहीं ये तो नहीं ये भी गलत हो। चलो 36 है, 36 में बेटा 27 ऐड कर दो, 7 6 13 की 3 कैरी 1 1 3 4 2 6। अरे भाई देखो ये 36 है, 36 का रिवर्स 63 हुआ, क्या तो यस सर हुआ। जब 36 का रिवर्स आपने 36 में 27 ऐड कर दिया तो 63, यानी इन्हीं डिजिट्स का क्या हुआ बच्चों, जो यूनिट प्लेस था वो 10 प्लेस पर पहुंच गया, जो 10 प्लेस पर था वो यूनिट प्लेस पर आ गया। हमारे पास यहां पर डिजिट का क्या बच्चों, डिजिट का रिवर्स हो गया। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है बच्चों वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, इसको मैंने ऑप्शन के थ्रू किया, आपके टाइम को सेव किया। होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर असर्शन रीजन आ गया हमारे पास। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 3x plus 2y is equal to 12 and 5x minus 2y is equal to 4 gives a pair of intersecting lines। यानी बच्चों ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग होगा, कह रहा है ये इंटरसेक्टिंग होगा हमारे पास। रीजन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 gives a pair of intersecting lines a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2। बिल्कुल 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 करेक्ट। ये हमारा बेटा क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है, क्योंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही हो गया हमारे पास। और ये जो पॉइंट्स हमारे पास बता रहा है वो इंटरसेक्टिंग की है, तो ये हमें दिख रहा है ये इंटरसेक्टिंग की पॉइंट है, क्योंकि 3 अपॉन 5 होगा, 2 अपॉन माइनस का 2 होगा, यानी कि -1 निकलेगा। ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। किसको एक्सप्लेन कर रहा है, आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, बोथ, लिख देना बोथ ए फॉर असर्शन एंड रीजन, assertion and reason, both assertion and reason are correct, या इसको ट्रू बोल दो, ट्रू एंड रीजन is the correct explanation of
एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, असर्शन, है ना, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों हमारे पास ट्रू हैं और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। बेटा किसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो वो आपका री असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या अपना, if a pair of linear equation is consist then the lines will be, if a pair of linear equation, अगर स्टूडेंट्स एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है जो कि कंसिस्टेंट है, क्या है हमारे पास? कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो चीजें होती हैं। स्टूडेंट कंसिस्टेंट क्या होता है? तो कंसिस्टेंट होता है जब हमारे किसी भी अलजेब्रिकली सॉल्यूशन निकलते हैं, जब किसी भी दो पेयर ऑफ इक्वेशन के बच्चों क्या होंगे, हमारे इक्वेशन निकलेंगी, इक्वेशन कह रहे हैं सॉल्यूशन निकलेंगे। जब सॉल्यूशन निकलते हैं ना, जब सॉल्यूशन निकलते हैं ना तो वो कंसिस्टेंट होती हैं। अब यहां पर बात स्टूडेंट्स ये आती है कि सॉल्यूशन जो है वो किस किस के होते हैं सर, सॉल्यूशन हमारे किन किन इक्वेशन के निकलते हैं उसको देखते हैं बेटा। तो अब इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशन निकलेंगे, यस सर इसके सॉल्यूशन निकलेंगे क्योंकि ये यहां पर मीट हो रही है एक जगह पर। जब एक जगह पे मीट हो रहे हैं ना तो ये लोग मिल रहे हैं एक दूसरे पे, जब मिलेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर इसके सॉल्यूशन आपके मिलेंगे। तो कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे बेटा? यहां पर यूनिक सॉल्यूशन इसके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरेलल लाइन, जब पैरेलल लाइन जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, एक दूसरे को नहीं मिल रही बेटा, जब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो इनके कहीं सॉल्यूशन मिलेंगे क्या? कहीं सॉल्यूशन बनेंगे? तो बच्चों इनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या होगा हमारे पास? ये नो सॉल्यूशन। इसका वन सॉल्यूशन होता है हमारे पास। क्या होता है? हमारे पास वन सॉल्यूशन होता है इसका। अब एक होता है हमारे पास बच्चों क्या? कोइंसिडेंट। बेटा कोइंसिडेंट क्या होता है हमारे पास? यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये हमारे पास एक एबी लाइन थी, इसके ऊपर एक सीडी लाइन आ गई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट जो कितने होते हैं? तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन स्टूडेंट्स इसके निकलते हैं। तो अब जिन जिनके सॉल्यूशन निकल रहे हैं स्टूडेंट्स वो कंसिस्टेंट होंगी, और जिनके सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं, जिनके सॉल्यूशन नहीं निकलते वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो किसके नहीं निकल रहे बेटा? इसके सॉल्यूशन नहीं निकल रहे, तो ये हमारी क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। क्या होगी बेटा हमारे पास? ये इनकंसिस्टेंट होगी। इन दोनों के सॉल्यूशन बच्चों निकल रहे हैं, एक इसके सॉल्यूशन निकल रहा है और एक इसके सॉल्यूशन निकल रहा, तो ये बच्चों हमारे पास ये दोनों कौन से जाएंगे हमारे पास? ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं वो कंसिस्टेंट होती है, जिनके सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। और किसके सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं बेटा? तो सिर्फ पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। जब वो कंसिस्टेंट है बेटा तो वो हमारे पास कौन कौन सा होगा? तो बेटा या तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा बेटा हमारे पास? या तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग होगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग ही हमारे पास एक सॉल्यूशन निकाल रहा है, या फिर स्टूडेंट वो कौन सा होगा? हमारा कोइंसिडेंट होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर हमारा वो कोइंसिडेंट होगा। क्लियर हुआ? किसका नहीं है? अगर पूछे नो या फिर इनकंसिस्टेंट पूछे बच्चों, अगर वो यहां कंसिस्टेंट की जगह पर इनकंसिस्टेंट कर दे तो इनकंसिस्टेंट में आप पैरेलल के साथ जाएंगे, और अगर कंसिस्टेंट पूछ रहा है तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के साथ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो एमसीक्यूज वो घुमा के भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास बेटा पेयर ऑफ इक्वेशन दी है, क्या है स्टूडेंट? तो देखिएगा हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 6x, लेकिन 6x माइनस का है, प्लस का 10y इज इक्वल टू 7। बेटा यहां पर a1 अपॉन a2 की बात करेंगे तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। बेटा a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है, तो 3 अपॉन माइनस का 6 हो जाएगा। b1 की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास? माइनस का 5 अपॉन 10 हो जाएगा। c1 की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास? 7 अपॉन 7 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस 1 अपॉन 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस का 1 अपॉन 2, 7 अपॉन 7, 1 अपॉन 1 हो जाएगा। बेटा ये दोनों तो इक्वल हो गए हमारे पास, बट ये इक्वल नहीं है।
यानी कि स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये चीज आती है ना a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब स्टूडेंट्स आपके पास ये सिचुएशन आ जाए a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेटा ये हमारी कहलाती है पैरेलल लाइन। क्या हमारे पास ये पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन होगी बेटा तो इससे सॉल्यूशन निकलेंगे, तो इसके सॉल्यूशन नो होते हैं, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। किसका स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ये कैसी होती है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है हमारे पास? ये इनकंसिस्टेंट होती है, ध्यान रखना। तो द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x minus 5y is equal to 7 and minus 6x plus 10y is equal to 7 have unique solution, infinitely many solution, no solution, two solution। तो बेटा हम लोग ने कौन सा आंसर मिल रहा है यहाँ पर? नो सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या कर देंगे सर, इसका एक भी आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो वो हमारे पास पैरेलल लाइन है। अब वो यहाँ पर आपको लाइन के बारे में पूछ सकता, कौन सी लाइन बन रही है? तो पैरेलल लाइन बन रही थी। सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट है। तीन चीजें वो आपसे पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर तीनों चीजों को आपका क्लियर कर दिया कि अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हो तो आपसे वो यहाँ पर इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आप पूछ सकता है यहाँ पर वो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास और y की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लोग जो है आप चाहो तो एलिमिनेशन से कर लेना, या फिर आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो दो मेथड से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हमारे पास और जो भी क्वेश्चन यहां बन सकते थे मैंने वो यहां पर आपको राइट कर दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो यहां पर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। यहां पर स्टूडेंट्स बता रहा है कि आपको बताना है जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, यहां पर आपको बताना है कि ये हमारे पास कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, फिर दो चीजें हमारे पास आ गई। यहां पर एक आया स्टूडेंट कंसिस्टेंट, क्या है हमारे पास? एक आया हमारे पास कंसिस्टेंट, और सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, एक बेटा कंसिस्टेंट हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। बेटा कंसिस्टेंट कौन कौन सा होगा? तो बेटा ध्यान रखना जो कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट हमारे पास कौन होगा? एक तो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इस चीज का ध्यान रखना। एक बेटा इंटरसेक्टिंग होती है, दूसरी हमारे पास क्या होगी बेटा? एक दूसरी होगी हमारे पास कोइंसिडेंट। क्या होगी हमारे पास? कोइंसिडेंट। एक आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, दूसरी आपकी कोइंसिडेंट होगी। बेटा इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है? तो इनकंसिस्टेंट जो हमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वो कहलाती है सर पैरेलल लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन के कोई सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, हैव यूनिक या वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट, हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो इक्वेशन में दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट को करेंगे हम लोग। देखिएगा आपका फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। कंपेयर विद बेटा किससे कंपेयर करेंगे इसको हम लोग? तो स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करेंगे हम लोग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 से कंपेयर करेंगे। वो कह रहा है ना कंपेयरिंग द रेशियो, तो यहां पर हम इसको कंपेयर करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? तो दिस वन इज a1, दिस वन इज b1, दिस वन इज c1, दिस वन इज a2, b2, c2। What is the value of a1? a1 is 3 and a2 is 2, comma what is b1? तो 2 upon minus 3 and c1 5 upon 7, 3 upon 2, 2 upon 3, 5 upon 7। क्या स्टूडेंट यहां पर हमारे पास a1 upon a2,
ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के, तो आपका आंसर आएगा सर जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं हो रहा है बी वन अपॉन बी टू के, तो ये कौन सी लाइन है? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, क्योंकि आप अब जान चुके हो ये हमारी कौन सी लाइन है। ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी होगी बच्चों? तो ये होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के बच्चों कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइन हैज वन सॉल्यूशन। कितना? वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वो निकलता है। ओके, ये कर्व कैसी है? कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है? जब स्टूडेंट इसका एक सॉल्यूशन निकल ना, जिसका एक निकले या मैनी निकले बच्चों, तो वो क्या होती है? हमारी कंसिस्टेंट होती है। इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। क्या होगी बच्चों ये हमारे पास? तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट बन जाएगी। क्लियर हो गया ना? कैसे हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को फाइंड करते हैं? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर करवाने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारी क्या है, किस लाइन में आ रही है, ये इंटरसेक्टिंग हो रही है या फिर पैरेलल हो रही है या फिर हमारी कोइंसिडेंट हो रही है। अगर पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, और अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होगी तो इसके सॉल्यूशन निकलते हैं, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम, समस्या, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक में आपको अब नहीं होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? और वो आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है? लो भाई, एक नया पॉइंट आ गया, एक नया क्वेश्चन आ गया, एक नया टॉपिक आ गया। अब थोड़ा इसको भी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। क्या कह रहा है देखिए, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। बच्चों कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स यानी 2 किलो जो सेब थे ना, वो कितने रुपए के थे बच्चों? पता नहीं। एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे, यानी कि आप किसी के पास गए और आपको क्या करना बच्चों, आपको यहाँ फ्रूट्स वगैरह परचेज करने हैं और आपने वहां से 2 किलो एप्पल लिए एंड 1 kg आपने ग्रेप्स लिया है। इन दोनों का जो कॉस्ट आपसे लगा ना, आपको सिंगल वन, यानी कि आपको इनका इंडिविजुअली प्राइस नहीं पता है, आपको इनका दोनों का अमाउंट जो है टोटलिंग पता है कि हमसे इतना अमाउंट यहां पर लगा है। आफ्टर अ मंथ, फिर एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300। फिर एक महीने बाद आप दोबारा गए, बहुत देर में नहीं खा पाए हो, 1-2 किलो सेब एक महीने में खा पाए हो भैया, खा रहे थे, रखे रहते, समझ में लेते ना। तो 2 kg ऑफ ग्रेप्स एंड 4 kg ऑफ एप्पल्स रुपीज 300 रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली। बेटा एक चीज याद रखना, वो हमारे पास एल्जेब्रिकली कह रहा है, लेकिन वो आपसे यहां पर इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी पूछ सकता है। यानी हमारे पास जो भी सिचुएशन आएगी उसको हम लोग ग्राफिकली भी सीखेंगे और उसको हम लोग एल्जेब्रिकली भी सीखेंगे। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 kg एप्पल्स है, बट आई डोंट नो द cost of 1 kg of apples and 1 kg of grapes. Firstly, we let the 1 kg of grapes and 1 kg of apples. Okay. So let the cost of 1 kg of apple let the cost of 1 kg of apples is equal to बच्चों कितना जाएगा हमारे पास? ₹X and the cost of 1 kg of grapes is equal to ₹Y। According to statement या according to question, when the cost of 1 kg of apple ₹X, then what is the cost of 2 kg of apples? जब बेटा 1 किलो सेब आपको X रुपीज में मिल रहा है, तो 2 kg एप्पल्स जो है वो आपको कितने रुपए मिलेगा? सपोज आप किसी पेन शॉपकीपर यानी स्टेशनरी शॉप पे गए और स्टेशनरी शॉप पे आपने जाके बोला भैया मुझे एक पेन दे दो, तो उसने एक पेन आपको 10 रुपए का दिया। आपने बोला भैया 2 कर दो, तो जब एक पेन 10 रुपए का है बेटा, तो 2 पेन कितने के हो जाएंगे? यानी कि आपकी क्वांटिटी 2 हो गई है और मनी आपके पास कितना है 1 का? ईच या एवरी पेन कॉस्ट ₹10।
जब बच्चों यहां पर 10 रुपीज आपसे लग रहे हैं ना, और जब आपने दो लिए तो 10 टू द 20, आपने डायरेक्टली अगर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई मनी में 1 रुपी यानी 1 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो सेम हम लोग बच्चों यहां पर करेंगे। हमारे पास जब 1 किलो एप्पल का कॉस्ट जो है ना वो एक्स है, तो 2 kg कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर इसको मल्टीप्लाई करवा के 2 kg कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, तो हमने कितने एप्पल लिए, 2 kg, तो यहां पर जाएगा बच्चों क्या हमारे पास 2x, यानी कि 2x प्लस एंड द 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 1x। बच्चों जब हम ये दोनों चीजें परचेज कर रहे हैं तो हमसे कितना कॉस्ट लगता है, तो हमसे यहाँ पर 160 रुपीज लगते हैं। कितने लगते हैं हमसे यहाँ पर 160 रुपीज लगते हैं। देन नेक्स्ट आफ्टर 1 मंथ, फिर आप जब वहां पहुंचे तो आपने 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स को लिया। तो 4 kg एप्पल्स, व्हेन द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज x, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 kg, तो 4x हमारे पास यहां पर हो जाएगा। 4x प्लस and the graph is 2x is equal to rupees 300। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2x प्लस 1x इक्वल टू 160 हो गया, ये 4x प्लस 2x इक्वल टू 300 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, एंड दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। आपकी दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, क्यों ना स्टूडेंट्स हम लोग किसी, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों बच्चों, ये y होगा, इसको y करो, क्योंकि ग्रेप्स को हमने भैया y लेट किया है। दिस वन इज y, दिस वन इज y। ओके, अब स्टूडेंट्स देखो, यहां पर 1y है, यहां पर 2y है। हम यहां पर जो मेथड यूज कर रहे हैं ना, वो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, ओके, वी डू द मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। व्हेन वी डू मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देयर y इज, देयर y आर सेम। तो इनके जो y वेरिएबल्स है ना, वो क्या जाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे सेम हो जाएंगे। तो यहां पर हमें स्टेटमेंट को राइट करना पड़ेगा, वी डू मल्टीप्लाई, वी डू मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन ना फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इज 2x प्लस 1y is equal to 160। do multiply by 2 in equation first, we do multiply by 2, 2 2 the 4, 4x plus 2 1 the 2, 2y is equal to 16 to the 16 to the 32, 32 and 320 हमारे पास ये हो गया। ये बच्चों जो न्यू इक्वेशन जनरेट हुई हमारे पास, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो वैल्यू थी, वो मैंने यहां पर फिनिश कर दी, एंड कर दी। क्यों, क्योंकि अब जो सारा वर्क करेगी वो इक्वेशन थर्ड कर सकती है इन प्लेस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है और इक्वेशन थर्ड है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर नोट डाउन कर दी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी थर्ड से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, थर्ड वाली इक्वेशन को ऊपर रखोगे और सेकंड वाली को नीचे रखोगे, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन होगी वो ऊपर आती है। तो फ्रॉम के बाद इक्वेशन कौन सी हमारी, थर्ड है, तो थर्ड हमारी ऊपर आएगी, सेकंड हमारी नीचे आ जाएगी। तो थर्ड को पहले हम लोग नोट डाउन कर देंगे, क्या हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 320, एंड सेकंड वन, सेकंड इज 4x प्लस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो पूरी पूरी कट रही है क्या, 4x से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, कुछ नहीं बच रहा भैया। बेटा यहाँ पर तो अलजेब्रिक, हमारी जो अलजेब्रिकली है ना वो तो रॉन्ग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो कैंसिल ही हो रही है, हमारा x भी कैंसिल हो रहा है, हमारा यहाँ y भी कैंसिल हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं की है ना, द कॉस्ट ऑफ 2 kg कॉस्ट हमारे पास अच्छा कितना है, तो 2 kg कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस का 1y, ओके, इज इक्वल टू 160, ठीक है। 4 मंथ आफ्टर 1 मंथ, तो 4 kg ऑफ एप्पल्स 4 हो गया हमारे पास, प्लस का 2 2 हो गया हमारे पास।
बेटा ये क्वेश्चन कहीं मिस्टेक कर रहा है। अब आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस वन दिस वन दिस वन, ये दोनों कैंसिल्ड, ये दोनों कैंसिल्ड, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कहीं माइनस प्लस की वैल्यू कुछ नहीं होगी हमारे पास, है ना। 320, यहाँ तो 300 था नहीं, ये 300 हमारे पास, रिमेनिंग ओनली 20। एक बार आप लोग भी चेक करना, शायद ये कहीं मिस्टेक हमसे हो रही हो, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो आपका अलजेब्रिकली निकालना बेटा, और अलजेब्रिकली निकालना तो हमें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका इसका आंसर क्या निकला है। ओके, अलजेब्रिकली में आप लोग इसको देखना बच्चों, आपका आंसर इसमें क्या निकल रहा है, ठीक है ना। मुझे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मेरे रॉन्ग हुआ, फिर ये हमारी ये सिचुएशन है, या फिर यही रॉन्ग हमारी है, ठीक है ना। आई विल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लेकिन आप इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे, सर आपका यहां मिस्टेक हो रहा था और आप ये गलती कर रहे थे। ओके, सॉल्व क्या है हमारे पास, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y। बेटा ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है, मैं इसलिए इसको लेके आया क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक वाले अच्छे से सीख लो इसको, ठीक है। क्या है हमारे पास, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। फर्स्टली बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशंस दी गई हैं उनसे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप इनसे x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर आपको क्या यहाँ पर, तभी हम m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। जब तक हम पे x और y की वैल्यू नहीं होगी बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो है m की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है बच्चों हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, तो देखिए 2x plus 3y is equal to 11 and second one is 2x minus 4y is equal to 24 है, माइनस का 24 है, ठीक है। बेटा ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो क्यों ना डायरेक्टली हम लोग बच्चों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास y की वैल्यू यहां से निकल आएगी। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या बच्चों हमारे पास, तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 हो गया एंड दिस वन इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 हो गया। जब बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग इनके सिंबल चेंज करेंगे, ये नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज करते हैं, चीज ध्यान रखना। ये प्लस का है 2x माइनस का हो जाएगा, 4y माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस 24 है ये प्लस का हो जाएगा। ये 2x, अब देखिए बच्चों इक्वेशन जो फर्स्ट में जो 2x है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला 2x हमारा नेगेटिव हो गया, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 4y, ये प्लस का 3y हो गया, 4 प्लस 3 7, तो 7y हो गया। 7y इज इक्वल टू प्लस का 24 प्लस का 11 इज इक्वल टू 35। बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 4 7 हो गया, 11 24 35 हो गया। y के पास बच्चों जो 7 है वो उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू किधर, यानी डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, ये 5 निकल आई है। y हमारे पास कितना आ गया बच्चों, तो y हमारे पास यहाँ पर 5 आ गया। अब जो आपको बेटा y की वैल्यू निकल आई ना, इस y की वैल्यू को आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो। जब हम लोग y की वैल्यू बच्चों क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू भी निकल आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x we have no value of x, so we note down 2x as it is, plus 3 we note down as it is, the value of y, value of y is 5, we note down here 5 is equal to 11। 2x plus 3 5 is 15, तो 15 is equal to 11। बच्चों ये 15 यहाँ प्लस का है, ये भी दोनों कांस्टेंट हो गए ना, ये कांस्टेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे, तो 2x को मैंने ऐसे ही वहां पर नोट डाउन कर दिया, ये 15 वहां जाएगा बच्चों, तो 11 पहले 11 को मैंने लिख दिया, 15 यहाँ प्लस का है वहां जाएगा, तो माइनस का 15 हमारे पास हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 11, बेटा 15 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 15 इज ग्रेटर एंड 11 इज लेसर। तो x के पास भी जो 2 है ना,
वो डिवाइड में आएगा तो माइनस का 4/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। x की वैल्यू बेटा कितना है हमारे पास, माइनस का 2 आ गई। लो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर x की और y की वैल्यू फाइंड कर दी। अब जब हमारे पास बेटा x और y की वैल्यू आ गई है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर बच्चों, हम लोग को निकालना है यहाँ पर क्या है, जल्दी से आंसर कर दो भाई। अब स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पर निकालना है m की वैल्यू। m की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपकी x और y की वैल्यू निकली उसको पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस का 3, ये तो है ना, यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज 5, वी नोट डाउन हियर 5 is equal to m, we note down as it is because we have no value of m. X, the value of x is minus 2, we note down here minus 2 plus 3, okay, 5 as it is. This 3 comes here, here is positive, when comes here in negative form, okay, minus 3 is equal to minus 2m. When we do multiply by 2 into m, we got here minus 2m. 5 minus 3 is equal to 2, 2 is equal to minus 2m, है ना। m and minus 2 इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल, जब यहां पर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, जब ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा बेटा, तो 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 2, 2 1 2, तो माइनस 1 इज इक्वल टू m। बच्चों m की वैल्यू कितनी मिली आपको, तो m की वैल्यू हमारे पास यहां पर -1 आ जाएगी। क्लियर, द वैल्यू ऑफ m विल बी -1। नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, 6 men and 10 women can finish making pots in 8 days, यानी 6 आदमी और 10 औरतें एक किसी काम को जो है वो 8 दिन में फिनिश करते हैं। While the 4 men and 6 men can finish it in 12 days, जबकि जो 4 आदमी और 6 वुमेन है यानी औरतें हैं वो 12 दिन में खत्म करती हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन अलोन फ्रॉम दैट टू ऑफ वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो एक आदमी और एक औरत इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो काम दिया है वो ग्रुपिंग वाला दिया गया है। यहां पर जो वर्क हो रहा है वो ग्रुप में हो रहा है, मुझे वन डे का नहीं पता है बच्चों। जब वन डे का हम लोग वर्क पता करते हैं बच्चों, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन हो वर्क, यानी टोटल जो भी काम हमारे पास है कितना है बच्चों, हमारे पास 8 डेज में हो रहा है। तो जो भी टोटल काम जितने दिन में हो रहा है बच्चों, उसको हम लोग क्या करते हैं, वन डे में करने के लिए इस काम का रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी कि 8 अगर दिन में हो रहा है तो 1/8 हो जाएगा वन डे में, और अगर स्टूडेंट्स यहां पर 12 हो रहा है तो यहां पर 1/12 हो जाएगा वन डे का। ओके, तो वही हम लोग यहां पर अपनाएंगे बच्चों। देखो क्या है, 6 men and 10 women can finish making pots in 8 days, है ना। तो लेट the work of one day is equal to 1/8 and 1/12। बच्चों यहां पर हमने लेट कर लिया कि 1/8 एंड 1/12 है वन डे का वर्क हमारे पास, ठीक है ना। 6 मैन, तो मैन एंड वुमेन, तो यहां पर जो मैन है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे और जो वुमेन है उसको हम लोग वाई मान लेंगे। अब भी थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि मैन और वुमेन के द्वारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के एबल है। क्या है हमारे पास, 6 मैन, तो यहां पर जो मैन है ना, मैंने मैन को एक्स मान लिया, एंड दिस वुमेन, वुमेन को मैंने यहां पर वाई लेट कर लिया, वाई एंड एक्स। अब यहां पर हमारे पास 6x प्लस यानी कितने 10, तो 10y इज इक्वल टू 1/8। क्या बच्चों हमारे पास 1/8 हो गया, क्योंकि वन डे का निकाला ना, तो 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 1/8। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको फर्स्ट नहीं बोलेंगे, या बोल दो क्योंकि हमने यहां पर फर्स्ट बोलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, 4 मैन, यानी मैन इज x एंड वुमेन इज y। तो बच्चों मैन एंड वुमेन यानी कि कितनी हमारे पास 4, तो यानी कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 1/12 आ गया। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बोलते हैं। अब सर इसको सॉल्व कैसे करना है, या तो बच्चों आप लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवा दो,
यहां 1 1 आ जाएगा, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। क्या कर सकते हैं सर हम लोग? तो स्टूडेंट्स अब हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो इनको दोनों को कैंसिल आउट कर दे। अगर हम आपसे बोले बच्चों बताओ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 8, तो आपका आंसर होगा सर 12 एंड 8 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 24 आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, वही 24 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करवाएंगे। हम लोग यहां भी करवाएंगे, यहां भी करवाएंगे, दोनों साइड करवाएंगे, दोनों इक्वेशंस में करवाएंगे। ओके, डू मल्टीप्लाई, डू मल्टीप्लाई बाई 24 in both side, in both side, in both equation, बोथ साइड एंड बोथ इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बच्चों पहली हमारी क्या है, 6x है प्लस 10y इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाई 24 इज दिस साइड एंड ऑल्सो दिस साइड। अब 24 का मल्टीप्लाई बेटा 6 में करवाएंगे तो 6 4 जा 24, 24 की 4 कैरी ओवर 2, 6 2 जा 12, 12 और 2, 12 और 2 14, तो 144 प्लस 24 10 जा 240, तो ये x भी लगाओ यहां पर 240y इज इक्वल टू 8 3 जा 24, तो यहां पर 3 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर हमने थर्ड बोल दिया। सेम बच्चों हम लोग क्या करेंगे सेकंड वाली में, क्या हमारे पास 4x है प्लस 6y है is equal to 1/12. Do multiply by 24 in this and do multiply by 24 in this. 24 plus 20 multiply 24 तो 576x हो जाएगा हमारे पास ये, प्लस फिर 24 इंटू 6 अभी करवाया था 144 हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ पर, इज इक्वल टू 12 2 जा 24, तो ये 2 निकला है हमारे पास, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 4। ठीक है, अब कौन कौन सी क्वेश्चन है हमारे पास, 144 प्लस 240y इज इक्वल टू 3, 576 प्लस 144 इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अब हमें यहां पर किसी एक इक्वेशन को क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा। बच्चों 144 में कितने का मल्टीप्लाई करवाए कि 576 हमारे पास ये आ जाए, कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो अब आप 4 का मल्टीप्लाई 4 4 16, 4 4 जा 16, यानी लास्ट में 6 कब आता है, 4 4 16, तो एक बार 4 का मल्टीप्लाई करवा के देखिए। जब बच्चों हमने 144 में 4 का मल्टीप्लाई करवाया, 4 4 जा 16 कैरी वो 1, 4 4 16 1 7, 4 16 1 17 की 7 कैरी 1, 4 1 4, 4 1 5, 576। ओके, तो बच्चों अगर हमें यहां पर 576 चाहिए तो कितने का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें, 4 का मल्टीप्लाई। किसमें करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर थर्ड में, नहीं हाँ थर्ड है ना, यस थर्ड में। तो यहां पर लिख दो डू मल्टीप्लाई बाई है ना 4 इन इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड। अब बेटा इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, तो 144 प्लस 240y इज इक्वल टू 3, कितने का मल्टीप्लाई करवाना आपको बेटा यहां पर, 4 का, 4 4 जा 16 यानी 576 हो जाएगा हमारे पास ये, 576x प्लस 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 0 लगा दो, 960y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, इक्वेशन नंबर 5th। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर 5th और 4th इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। Subtract the equation 4th from 5th। अब बेटा 5th इक्वेशन क्या हमारे पास, तो पहले 5th को लिखेंगे हम लोग यहां पर 576x प्लस 960y इज इक्वल टू 12। 4th क्या है, 576x प्लस 144y इज इक्वल टू है ना 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सिंबल चेंज होंगे नीचे वाली के, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 960 में से बच्चों 144 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 4 जाएगा
4, यहां बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 9 बचा, 9 में से बन जाएगा 8, 8 14 y इज इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास। कितना जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। सॉरी 2 क्यों हो गया हमारे पास, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 हो जाएगा हमारे पास ये। y इज इक्वल टू 10 अपॉन 814, कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग इसको। जब कैंसिल आउट करोगे बच्चों तो कितना निकलेगा हमारे पास 2 5 10 एंड 2 4 8, 0 लगा दिएगा, 2 7 14, तो 5 अपॉन यानी y इज इक्वल टू 5 अपॉन है ना 407। ये बच्चों क्या निकला है y का वर्क, ये आपका 1D का निकला। आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तब हमारा टोटल वर्क इसमें निकलेगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जब ये y की वैल्यू निकल आई बेटा, इस y की वैल्यू को क्या करना है आपको पुट कर देना है किसमें, किसी भी क्वेश्चन में। कितने क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, यानी बच्चों जो 5 इक्वेशंस है ना, इन 5 इक्वेशंस में आप क्या करेंगे अपने y की वैल्यू पुट कर देंगे। आप जब y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज योर होमवर्क। अब ये आपका होमवर्क है और आप बताएंगे इसमें x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू आपके लिए निकाल दी, बहुत इजी पीजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर आपका होमवर्क निकल आएगा कि कितना वुमेन अलोन वर्क कर सकती हैं कितने दिन में। ओके नेक्स्ट, व्हेन यू ऐड टू नंबर्स, जब आप बच्चों दो नंबर्स को ऐड करते हो, when you add two numbers and the numbers obtained by reversing the order of its digit is 165, if the both numbers differ by 3 find the three numbers। तो हमें करना है यहाँ पर 3 numbers find करना है, वो find the numbers, उन numbers को find करना है। when you add two numbers, बेटा जब यहाँ पर 2 numbers की बात हो रही तो हमने मान लिया let the number is equal to xy। जब बच्चों हमारे पास नंबर ये एक्स वाई है तो ये वाई हमारा 1 प्लेस पर है और ये एक्स हमारा 10 प्लेस पर है। अगर हम इनको सम करके लिखेंगे तो बच्चों क्या होगा हमारे पास 10x प्लस का y, ये तो होगा क्योंकि ये 10 प्लेस पर, ये हमारा 1 प्लेस पर है तो इसको हम लोग 10x प्लस y लिख सकते हैं ना। When you add two numbers and the numbers obtained by reversing, अब इसका रिवर्स करेंगे, जब बच्चों इसका रिवर्स करेंगे तो यानी कि yx हो जाएगा। जब yx बच्चों हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 10y प्लस का x, यानी कि नंबर का रिवर्स करना, यानी x को y के प्लेस पर y को x के प्लेस पर कर देना, तो रिवर्स हो गया। तो 10y प्लस x और इनको प्लस करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा आपको, तो वो कह रहा है आपको यहां पर 165 मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 165। 10x प्लस 1x 11x, y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 165। इक्वेशन नंबर हमारे पास ये फर्स्ट आ गए। अगर आप चाहो तो यहां से कॉमन भी ले सकते हो। पहले 11 अगर हम बच्चों दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहां पर जा कितना हमारे पास x प्लस का y इज इक्वल टू 165, यानी कि कितने बार में जाएगा यहाँ पर, तो 11 बंदा 11, 11 5 55, 11 बंदा 11, 11 5 55, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या निकल रहा है, ये आप ऐसा करो, यहां मल्टीप्लाई मत करो, अभी कॉमन मत लो, कॉमन लोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे 11 कहां ले जाए सर हम। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द बोथ नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दोनों नंबर का जो डिफर बच्चों कितना हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास 3, तो 3 हमारे पास इक्वेशन नंबर ये हमारे पास सेकंड। अब 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 165 है ना। तो अगर आपने इसे कॉमन लिया भी था, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, चलो मत लो, अब ये 11y है, ये ओनली y है, इसको 11y करने के लिए हम लोग को 11 का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई बाई 11 इन इक्वेशन सेकंड,
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम लोग? 11 का। तो ये 11x हो जाएगा माइनस का 11y इक्वल्स टू 11 3 33। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास थर्ड आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, नहीं ऐड कर दो, क्योंकि एक माइनस प्लस ऑलरेडी हमारे पास है। क्योंकि जो यहां पर देखिए ये 11y माइनस का, ये हमारे पास 11y प्लस का है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड जो हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 165 एंड 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 33। ऐड करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर 11y प्लस का है, नीचे ये माइनस का है। 11x 22x हो जाएगा हमारे पास, ये 22x हो गया। इनको ऐड करेंगे 5 3 8 6 3 9 एंड 1 198। अब x के पास जो 22 है वो जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग करेंगे x इज इक्वल टू 198 अपॉन 22। 11 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो आप लोग। देखिए 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, यहां पर बचे 8, 11 8 जा 88, 11 फिर 2 से कटेंगे, 2 9 जा 18। तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास? यहाँ पर 9 निकल आई है। अब जो हमारे पास x की वैल्यू 9 निकल आई ना, इसको आप क्या करना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? तो 11x, फर्स्ट में ना करो भैया, थर्ड में कर लो जल्दी, सेकंड में कर लो बेटा, सेकंड में कर लो, जल्दी से भग के काम कर सकते हो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है बेटा। x कितना है? 9, तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वहां ले जाना बच्चों 9 को, तो माइनस का y यहां पर रहेगा, फिर ये 3 माइनस का 9 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6, दोनों हटा देंगे। तो बेटा y की वैल्यू कितनी निकल आई है हमारे पास? 6 से निकल आएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू 9 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास नंबर है 9 एंड 6, 69 या फिर 96, ये नंबर हमारे पास बन जाएगा। तो नंबर क्या निकलेगा हमारे पास? 69 या फिर 96, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मिला के लिखेंगे तो 96 से 69 बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट। तो बच्चों ये थी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की क्लास। होप इस क्लास में कोई प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। फिर कोशिश करूंगा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आपका बोर्ड है और बोर्ड में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मिशन 100 है तो हम लोग का 100 मिशन होना चाहिए। पूरा 100 आउट ऑफ 100 की कोशिश करना, फिर आना ना आना वो बात अलग है। हम कोशिश ना करें तो ये बात गलत है। ओके स्टूडेंट, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।